दोस्तों आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो रहेगा स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर। इसमें हम ये जानेंगे कि स्ट्रक्चरलिज्म कब आया तथा इसके साथ साथ स्ट्रक्चरलिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि साइन क्या होता है, सिग्निफायर क्या होता है, सिग्निफाइड क्या होता है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि लिटरेरी थ्योरी क्या होती है। दोस्तों मैंने एक ऑलरेडी लिटरेरी थ्योरी के ऊपर वीडियो बना चुकी है, जो कि आप जाकर चेक कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो इस चीज़ में फंस जाते हैं कि क्या लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म दोनों एक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को लगता है कि ये दोनों लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म एक ही हैं। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक ग्लिम्स दे देता हूँ कि जो लिटरेरी थ्योरी होता है उसमें आप खुद क्रिटिक होते हो, आपको उसमें कोई रूल को फॉलो नहीं करना होता है। आप रूल तोड़ सकते हो, आप रूल बना सकते हो, लेकिन लिटरेरी क्रिटिसिज्म में क्या होता है कि आप कोई ना कोई एक रूल को फॉलो करते हो। जैसे कि आपको ट्रेजेडी लिखनी है तो आप उसमें यूनिटी ऑफ टाइम देखोगे, आप उसमें यूनिटी ऑफ एक्शन देखोगे, यूनिटी ऑफ प्लेस देखोगे। उसमें बहुत सारे ट्रेजेडी के रूल होते हैं जो आपको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन लिटरेरी थ्योरी में ऐसा नहीं होता। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म को। तो दोस्तों ये जो वर्ड है स्ट्रक्चरलिज्म, अगर हम इसको तोड़ें तो हमको क्या मिलेगा? स्ट्रक्चर प्लस इज्म। यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब ये होता है कि ये एक पैटर्न को फॉलो करता है। दोस्तों ये 20th सेंचुरी के आसपास इमर्ज हुआ, यानी कि जब 20वीं शताब्दी मॉडर्निज्म जब स्टार्ट हुआ तो उस वक्त स्ट्रक्चरलिज्म का जो एक क्रेज है वो हमारे बोल सकते हो कि लिटरेचर में आया। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा 90 मॉडर्न पीरियड को समझते हैं। अब 20वीं शताब्दी से पहले क्या होता था कि जो टेक्स्ट लिखे जाते थे, जो बुक लिखे जाते थे, तो लोग उसको पढ़ते थे और पढ़ने के बाद ठीक है उसका इसको एंजॉय किया और फिर रख दिया। अगर क्वेश्चन आंसर है, अगर कहीं कैंपस में उसको पढ़ाया जा रहा है तो ठीक है, उस सब लोग ने उसका क्वेश्चन आंसर किया और छोड़ दिया। लेकिन 1920 के बाद क्या हुआ कि लोग अब उसका क्लोज रीडिंग करने लगे। क्लोज रीडिंग का मतलब कि ये जो टेक्स्ट है वो इसी तरह क्यों लिखा गया। दोस्तों एक न्यू क्रिटिसिज्म जब आप पढ़ोगे तो उसमें एक नाम आता है, बहुत ही फेमस क्रिटिक है जिनका नाम है आई.ए. रिचर्ड। तो उन्होंने क्या किया कि एक पोयम को अपने 10 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया। पोयम सेम था और उन्हें 10 स्टूडेंट को दे दिया। कि अब उन्होंने जो मजेदार बात है वो ये है कि उन्होंने ये नहीं बताया कि इस पोयम का थीम क्या है, इसके राइटर कौन है, ये कब लिखा गया है। उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस पोयम दे दिया कि ये रहा पोयम, आप घर जाओ और आप डील करो। कल मैं चेक करूंगा कि आप किस तरह इसका क्रिटिकल एनालिसिस निकाल के ला सकते हो। अब दोस्तों हुआ क्या कि जब अगले दिन वो 10 के 10 स्टूडेंट वापस आते हैं तो उन्होंने एक पोयम को अलग अलग प्रकार से डील किया हुआ था। यानी कि अब पोयम तो एक था, तो अब उसको अब हम लोग अलग अलग कैसे डील कर सकते हैं, और यहीं से स्ट्रक्चरलिज्म का भी इमर्ज हुआ। अब जब स्ट्रक्चरलिज्म जब लिटरेचर में आया तो उसने ये बोला कि दुनिया में जितने भी चीज हैं वो किसी न किसी एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। जैसे कि जो हमारा अगला जो लाइन आप देख रहे हो उसमें ये बोलता है कि इट्स फॉलो स्ट्रक्चर। यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल इसका ले तो 2 4 6 8 10, यानी कि ये एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। अगर लिटरेचर में ले तो जो टेक्स्ट होते हैं, जैसे कि हम पोएम लिख रहे हैं तो पोएम में हम देखते हैं कि प्राइमरी इमेजिनेशन क्या है, सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या है, इस चीज को हम देखते हैं और इसके साथ साथ हम किसी न एक चीज को पर्टिकुलर सेट करते जाते हैं। अब इसका एक और एग्जाम्पल, थोड़ा इसको बेटर समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि जब हम टेंस पढ़ते हैं तो टेंस में जो यूजुअली हमारा जो एक स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तब वर्ब आएगा, तब उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा।
तो ये क्या हो रहा है, ये सेंटेंस जो हम लिखेंगे वो सबसे पहले उसमें हम सब्जेक्ट डालेंगे, फिर वर्ब डालेंगे, फिर ऑब्जेक्ट डालेंगे, यानी कि ये एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। ठीक है। अब दोस्तों, स्ट्रक्चरलिज्म का जो फादर हैं उनको हम लोग बोलते हैं फर्डिनांड डी सोसोर। तो फर्डिनांड डी सोसोर जनरल लिंग्विस्टिक के फादर माने जाते हैं। दोस्तों, इन्होंने जो पीएचडी की हुई है वो संस्कृत लैंग्वेज से की थी। उन्होंने कोई भी फॉरेन लैंग्वेज का यूज नहीं किया। सोचिए, इतना बड़ा आदमी जो कि किसी और भाषा से भी कर सकता था, उसने क्या किया कि संस्कृत को सेलेक्ट किया। और हम लोग ये एक सच्चाई है कि हम लोग अपना लैंग्वेज यूज करने में बहुत ज़्यादा शर्माते हैं। दुनिया का 80% वर्ड्स जो अभी मतलब इंग्लिश लिटरेचर में यूज हो रहा है वो संस्कृत में आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाएंगे। खैर, ये तो और बात है। तो फर्डिनांड डी सोसोर ने एक बुक लिखा नहीं, एक्चुअली उनका एक बुक है, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक। तो वो एक प्रोफेसर थे और वो लेक्चर जाते थे और कॉलेज में देते थे। तो उनका जो लेक्चर था वो स्टूडेंट उसको रिकॉर्ड करते थे, वो नोट्स बनाते थे, और उसी नोट से उन्होंने एक बुक लिखा, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक, जिसमें फर्डिनांड डी सोसोर ने बहुत सारे चीज़ों के बारे में बात की है, जैसे कि सिग्निफाइड क्या है, सिग्निफायर क्या है, साइन क्या है, और उसके साथ साथ उन्होंने लैंग और परोल के बारे में भी बात की है, जो हम आगे जानेंगे उसके बारे में। दोस्तों, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया साइन का। वो बोले कि दुनिया में जितना भी चीज़ है, जितना भी वर्ड है, वो एक साइन है। यानी कि अगर कोई कुछ भी बोलता है, अगर कोई वर्ड बोलेगा तो आप उस वर्ड से समझ जाओगे कि वो क्या बोल रहा है। तो उन्होंने ये बोला कि दुनिया में जो भी वर्ड है वो सारे के सारे साइन है, और वो दो प्रकार में डिवाइड है। उन्होंने उसका एग्जाम्पल इस तरह से दिया कि सपोज कि किसी ने बोला डॉग, तो जो डॉग वर्ड है वो सिग्निफायर है। और डॉग बोलने के बाद जो भी लोग, आप जो वीडियो देख रहे होगे, तो उनके माइंड में अलग अलग टाइप के डॉग्स के पिक्चर आ सकते हैं। कोई लेब्रा डॉग सोच रहा होगा, कोई जर्मन शेफर्ड सोच रहा होगा, कोई पग सोच रहा होगा, कोई स्ट्रीट डॉग सोच रहा होगा। तो क्या हो रहा है, एक वर्ड बोला गया डॉग, और उसके बाद जो पिक्चर बनी वो 3-4 प्रकार के बनी। तो फर्डिनांड डी सोसोर ने ये बोला कि हर एक साइन जो है वो दो प्रकार में डिवाइड होगा, एक सिग्निफायर में और एक सिग्निफाइड में। और सिग्निफायर जो है वो वर्ड होगा, यानी कि जो ओरिजिनल वर्ड जो हमारे मुंह से निकला वो, और जो पिक्चर बन रहे हैं हमारे माइंड में उसको हम लोग सिग्निफाइड बोलेंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड में जो सिग्निफायर वर्ड है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हम अपने ट्रेडिशन की बात करें, अगर हिंदू ट्रेडिशन की बात करते हैं, तो उसमें भी लिखा हुआ है कि शब्द ब्रह्म है, यानी कि जो शब्द है उसका इम्पोर्टेंस एक पिक्चर के अकॉर्डिंग ज़्यादा बताया गया है। ठीक है। ये कंसेप्ट जो है आप पढ़ोगे कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक में, जो कि फर्डिनांड डी सोसोर ने इसको प्रतिपादित किया है। स्ट्रक्चरलिज्म का जो दूसरा रूल है वो ये है कि अब जितना भी साइन और सिग्निफायर है उसके बीच एक आर्बिट्ररी रिलेशनशिप होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि डॉग का मतलब कुत्ता ही क्यों होता है, बिल्ली क्यों नहीं होता, बाघ क्यों नहीं होता, तो इसका आप क्या जवाब दोगे? कुछ जवाब नहीं है इसका। ये कल्चरली कंस्ट्रक्टेड है कि डॉग मतलब कुत्ता है, यानी कि हम इसको इस वर्ड से ही समझ सकते हैं। अगर हम किसी डॉगी को देखते हैं तो हम इसी डॉग वर्ड से हम उसको समझ सकते हैं। अगर हम बिल्ली को देखते हैं तो हम कैट वर्ड से समझ सकते हैं। तो दुनिया में जितने भी वर्ड हैं वो कल्चरली कंस्ट्रक्टेड हैं। आप अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एप्पल का मतलब सेव ही क्यों होता है, बाघ क्यों नहीं होता, केला क्यों नहीं होता, ऑरेंज क्यों नहीं होता, तो आप इसका क्या जवाब दोगे? इसका जवाब है ही नहीं। तो सेम बात फर्डिनांड डी सोसोर भी बोलते हैं कि दुनिया में जितना भी चीज़ है, जो भी वर्ड है कि एप्पल का मतलब सेव हो रहा है, जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये कल्चरली कंस्ट्रक्टेड है कि ए के बाद बी ही क्यों आएगा, उसके बाद सी क्यों आएगा, उसके बाद डी क्यों आएगा। तो ये पैटर्न बनाया गया है लोगों को समझने के लिए।
अब तीसरा उन्होंने फैक्ट बताया बाइनरी ऑपोजिशन के बारे में। दोस्तों बाइनरी ऑपोजिशन ये है कि जो भी दुनिया में वर्ड अभी हाल फिलहाल यूज हो रहे हैं, तो एक को समझने के लिए हम दूसरा वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि आप पिक्चर देख रहे होगे कि अगर आपको नाइट समझना है, तो इस अगर कोई आया और बोला कि भाई ये रात कैसा होता है, तो आप उसको दिन दिखाओगे कि देखो ये दिन है तो ये रात है। अगर किसी ने बोला कि खट्टा कैसा होता है, तो आप उसको मीठा खिलाओगे कि ये एक मीठा खाकर देखो, और फिर उसके बाद उसको खट्टा खिलाओगे तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ भाई, मतलब मीठा ये होता है तो खट्टा ये होता है। किसी ने बोला कि लंबा लोग कैसे होते हैं, तो अब उसको नाटा लोग दिखाओगे, उसको स्मॉल पर्सन दिखाओगे कि देखो ये इतना छोटा है तो लंबे लोग जो होते हैं वो इतने बड़े होते हैं। यानी कि दुनिया का हर एक चीज हम लोग बाइनरी अपोजिशन से सीख सकते हैं कि फर्स्ट का लास्ट, और अगर कोई लॉन्ग का स्मॉल, डे नाइट, जितना भी जो वर्ड है जो अपोजिट जो हम पढ़ते हैं, तो वो सारे के सारे हम लोग बाइनरी अपोजिशन से समझ सकते हैं। अब जो अगला उन्होंने जो रूल दिया है वो दिया है लैंग एंड परोल का। दोस्तों लैंग क्या होता है? अगर लैंग को समझना है तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ग्रामर का, सिंपली हम ग्रामर का एग्जाम्पल लेते हैं कि लैंग जो है वो एक सिस्टम है ग्रामर का, जैसे कि टेंस, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन। ठीक है, ये आपको एक टॉपिक है, जो भी ग्रामर का जो टॉपिक है वो एक लैंग है। तो फिर परोल क्या है? और परोल क्या है कि उसको आपको यूज कैसे करना है। आपको टेंस दे दिया गया, आपको वर्ब दे दिया गया, आपको नाउन दे दिया गया, लेकिन उसको यूज कैसे करना है वो परोल होता है। जैसे कि इसका एक सिंपल और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो क्रिकेट के बहुत ज़बरदस्त फैन होंगे। तो अब एक रूल बनाया गया कि हाँ भाई, अगर जो बॉल को आप फिट करते हो और वो डायरेक्ट बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाती है, बिना ड्रॉप हुए, बाउंड्री से पहले बिना ड्रॉप हुए अगर वो पहुंचती है तो वो छक्का है, और उसके पहले अगर ड्रॉप होती है कहीं पे तो वो 4 रन है। ये रूल बनाया गया है। अब क्या है कि आपके पास तो ये लैंग हो गया, जो रूल बनाया गया वो लैंग हो गया। और परोल क्या है कि आप कितना ज़्यादा आपके पास शॉट है। कोई कवर ड्राइव से चौका लगा सकता है, कोई स्ट्रेट ड्राइव से चौका लगा सकता है, कोई कट करके चौका लगा सकता है। यानी कि रूल एक है, और जो उस रूल को पूरा करने के लिए आपके पास टेक्निक अलग अलग हो गए। आपके पास बहुत सारे शॉट सिलेक्शंस हैं जिसके द्वारा आप चौका लगा सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं चेस का। चेस में रूल सबको पता है कि जो घोड़ा होता है वो 2.5 डेग चलता है, जो ऊंट है वो तिरछा चलेगा, राजा 1 डेग चलेगा, वो आगे चल सकता है, पीछे चल सकता है। तो जितने भी जो बोल सकते हो कि गोटी होती हैं चेस में, उनका एक रूल बनाया हुआ है। तो वो क्या हो गया? वो लैंग हो गया। परोल क्या है कि अब आप उस रूल को किस तरह से यूज कर रहे हो, तो ये होता है परोल। दोस्तों जब स्ट्रक्चरलिज्म आप थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे राइटर पढ़ने के लिए मिलते हैं। जैसे चार्ल्स सैंडर्स पियर है, उन्होंने आइकॉन, इंडेक्स और सिंबल का एग्जाम्पल दिया है। फिर आप उसके बाद आप पढ़ते हो एज ए ग्रीमास को, जो उन्होंने एक्टेंट्स का कॉन्सेप्ट दिया, एक्सिस ऑफ डिजायर का, एक्सिस ऑफ पावर, एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन का उन्होंने रूल दिया है। फिर बलमदीर प्रॉफ, ऑफ कोर्स ही इज वेरी इंपॉर्टेंट राइटर इफ वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चरलिज्म, देन उन्होंने एक बुक लिखी है, उसका नाम है मैराफोलॉजी ऑफ फोक टेल्स, जिसमें उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है 31 नरेटर्स एंड 7 कैरेक्टर्स। और इसमें जितने भी जो स्टोरी के कैरेक्टर होते हैं वो सारे के सारे इसमें फिट कर जाते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको कोई स्ट्रक्चरलिज्म से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आपको कोई और टेक्स्ट चाहिए जिसको आप चाहते हो कि नेट के पर्पज से आपको समझना है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ। मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।